प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना बीमारी के वजह से विद्यालय बंद हैं और आपको क्लासरूम टीचिंग उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समय भी शिक्षण कार्य चलता रहे, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की है, जिसके तहत आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय पर कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चों, आज कक्षा 10 का आपका पहला क्लास है। यद्यपि 9 की परीक्षा के बीच में परीक्षा के विषय के बाद अन्य विषयों की परीक्षा खाली समय में मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन नए सिरे से प्रारंभ करते हुए सामाजिक विज्ञान विषय मूलतः 4 विषयों को मिलकर बनाया गया है। इतिहास और नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान जिसे कहते हैं उसका खंड और भूगोल और अर्थशास्त्र का खंड है। आज मैं खंड अ के इतिहास विषय के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यूरोप से यहाँ तात्पर्य आप जानते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, जापान को केवल जापान को छोड़कर अन्य और अमेरिका को ज़्यादातर विकसित देश जो है यूरोप में ही हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड आदि देश। इन राष्ट्रों में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? राष्ट्रवाद से तात्पर्य है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्रीय भावना। आप सोचेंगे कि यह तो सब में होती ही है। आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि आप आज की परिस्थितियां देख रहे हैं। जब आप एक सुदृढ़ राष्ट्र में रह रहे हैं, एक संविधान के तहत आप पर कानून व्यवस्था चल रही है। शुरू में जब राष्ट्र नहीं थे, छोटे छोटे राजा थे, राजाओं के अपने हित थे, जनता के हित से उनका कोई सरोकार नहीं था, तो जनता भी राष्ट्र के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। जो राजा आता था वह जबरदस्ती तलवार के दम पर कर वसूलता था। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुई वो फ्रांसीसी राज्य क्रांति से हुई। फ्रांसीसी राज्य क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस की सत्ता एक निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनता के हाथों में आ गई, अर्थात लोकतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने जहां एक तरफ स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित किया, वहीं राज्य क्रांति में शहीद हुए लोगों का सम्मान किया जाने लगा, उनके सम्मान में सभाएं होने लगी, और यह सब हो रहा था राष्ट्र के कि ये देश पर बलिदान। इन्हीं घटनाओं से राष्ट्र की संकल्पना उभर कर सामने आई। एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। इसके पहले फ्रांस के सरकार और राजा का राजध्वज जो था वही फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज था, किंतु इस राज्य क्रांति के बाद उनका अपना एक तिरंगा है। राज्य क्रांति के बाद स्थापित लोकतंत्र में जनता के लिए अधिक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाने लगी। मसलन और देश के अंदर चुंगी को समाप्त किया गया, एक प्रकार की बाट माप प्रणाली विकसित की गई, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया, राष्ट्र के उत्थान को व्यक्ति के उत्थान से जोड़कर देखा गया, लोगों को अधिक स्वाधीनता मिली। इन सब बातों का प्रसार जब यूरोप के अन्य देशों में हुआ तो वे भी धीरे धीरे फ्रांस में राज्य क्रांति के बाद स्थापित जैकोबियन क्लब से जुड़ने लगे और जैकोबियन क्लबों की स्थापना होने लगी, जो कालांतर में बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड आदि देशों में फ्रांस की सेना के पहुंचने पर उनके लिए मददगार। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में मूलतः वहाँ का जो मध्यम वर्ग था, जन सामान्य वर्ग था और मजदूर और किसान वर्ग था, वह वहाँ के कुलीन वर्ग से त्रस्त था। कुलीन वर्ग में राजा, राज्य के अधिकारी तथा बड़े बड़े धर्माधिकारी आते थे, चर्च के अधिकारी।
इन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, इन्हें बहुत सारी ज़मीनें प्राप्त थी बिना कर के। कुल मिलाकर बिना परिश्रम के इन्हें बहुत सा धन मिला हुआ था। यह विलासी हो गए थे। यह जनसाधारण वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करते थे। जनसाधारण वर्ग में जो मध्यम वर्ग था उसमें अध्यापक, पत्रकार, वकील और छोटे व्यापारी आते थे। इस वर्ग की वित्तीय स्थिति तो ठीक थी, लेकिन कुलीन वर्ग इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था और इनका जगह जगह अपमान करता था। यह वर्ग भी त्रस्त था और मूल वर्ग जो जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा था, किसान और मजदूर वर्ग, उससे उसकी किसान से उपज का बहुत बड़ा हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था और उसके कल्याण और उसके हित के लिए कुछ किया नहीं जाता था। किसान परेशान था, मजदूरों से बेगारी ली जाती थी, जगह जगह टैक्स लिए जाते थे और उनको परेशान किया जाता था। तो ये जो जनसाधारण वर्ग था, अध्यापक, वकील, पत्रकार, छोटे व्यापारियों का, कलाकारों का, इन लोगों ने मजदूरों और किसानों से मिलकर वहाँ एक क्रांति की और क्रांति के फलस्वरूप वास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ और फ्रांस में एक प्रजातांत्रिक सरकार बनी। इस क्रांति से पहली बार विश्व पटल पर कुछ मानवीय मूल्य राजनीतिक पटल पर आए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, विश्व बंधु। इन बातों के साथ साथ सत्ता राजा के स्थान पर जनता में निहित हो गई। जनता को अब सत्ता अपनी लगने लगी और उसको अपने राष्ट्र के प्रति धीरे धीरे लगाव होने लगा। फ्रांस में होने वाली इन घटनाओं को देखकर यूरोप के अन्य देशों में भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रसार हुआ। इनमें कुछ मूलभूत परिवर्तनों का बहुत बड़ा स्थान रहा, जैसे राष्ट्र के अंतर्गत एक प्रकार की, आप व्यापार करने जाएं तो कर एक प्रकार, चुंगी न लगना, बाट माप मतलब तौलने और नापने की प्रणाली एक समान कर दी गई। इन सब चीज़ों का असर ये हुआ कि फ्रांस एक तेजी से राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। यद्यपि नेपोलियन के उदय के बाद फ्रांस में प्रजातंत्र का अंत हो गया, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था जो नेपोलियन ने स्थापित की वह अधिक तर्कशील थी और उसके द्वारा उन्होंने जनता को तर्कपूर्ण सुविधाएं देने का प्रयास किया। यद्यपि बाद में उसका अत्याचार और निरंकुशता से के कारण उसका विरोध होने लगा। फ्रांस के बाहर स्थापित जैकोबियन क्लबों के माध्यम से फ्रांस की सेना जब अन्य देशों में पहुंची तो अपने साथ इन राष्ट्रीय विचारों को लेकर भी गई। एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाए जाने लगे, राष्ट्रीय चिन्ह बनाए जाने लगे और इनकी प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट होने लगा। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बच्चों, कल मैं ग्रुप में आया था और आप लोगों को समय दिया था। मैंने पहले पाठ को एनसीईआरटी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पूरा चैप्टर आपको मैंने पीडीएफ में भी और पेज वाइज उपलब्ध कराया था। आपने उसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस हमारी बातों को, इस वीडियो को आज सुने। इसमें आपको उस पूरे चैप्टर यूरोप के राष्ट्रवाद के खंड और जो फ्रांसीसी क्रांतियाद और राष्ट्रवाद है उसकी बातें समझने में आसानी होगी। जय हिंद।